अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा टॉपिक है टर्की की रिसर्जेंस। आज हम बड़े कुछ दिनों बाद मिल रहे हैं, तो हमारा एक सेशन स्टार्ट हो गया, तो हम वहाँ थोड़े बिजी हो गए थे, तो दोबारा से हमारी ब्रॉडकास्ट स्टार्ट हुई है। तो हमने सोचा कि जो टर्की की रिसर्जेंस है अपने जो यूरेशियन रीजन में, उसके बारे में बात करें और इसके कॉन्सिक्वेंटली जो इम्प्लीकेशंस आ रहे हैं जीसीसी कंट्रीज़ और दूसरी जो ग्लोबल ऑर्डर पे वो कैसे कैसे बन रहे हैं और कैसे हालात शिफ्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स मल्टीलैटरलिज्म। तो इस पे बात करते हैं हम। इसका सबसे पहले टर्की की रिसर्जेंस को जानने से पहले हमें उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड वॉर वन का एंड होता है ट्रीटी ऑफ वर्सलिस से, कि उसके अंदर जो एक्सिस पावर्स होती हैं और अलाइड पावर्स के दरमियान एक ट्रीटी होती है, क्योंकि जर्मनी और जो ऑटोमन एम्पायर और जो इटली होता है वो हार चुका होता है। तो अब जो विक्टर कंट्रीज होती हैं वो सोचती हैं कि वो, क्योंकि अब वो अपर एंड पे होती हैं, तो वो अपने जो अपनी शराइत पे उनसे ट्रीटी करती हैं इन एक्सेस पावर से। तो उसके अंदर ही कहते हैं कि बीज बो दिए जाते हैं मुख्तलिफ जो वर्ल्ड वॉर टू के थे, और जिसमें आप देखते हैं कि नाजी जर्मनी और फाशिस्ट इटली दोबारा से वो अपसर्ज होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि 1920-1924 में जो है ऑटोमन एम्पायर डिसमेंटल हो जाता है। लेकिन ये डिसमेंटल होने से पहले जो दो ट्रीटीज हो चुकी होती हैं इनके साथ, ट्रीटी ऑफ सेवरेज और ट्रीटी ऑफ लोज़ैन, इसके बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोमन एम्पायर का एंड हो जाता है जनाब राइट आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। अब वो वैसी ऑटोमन एम्पायर नहीं होती जो इससे पहले आप देखते हैं, जिस तरह अर्तुगरुल ड्रामे के बाद भी और जो उस्मान का एक सीजन चल रहा है उसमें भी आप देखते हैं कि एक ऑटोमन एम्पायर का दिखाया गया, वो राइट आफ्टर वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाती है। ट्रीटी ऑफ सेवरेज हो जाती है। इसके अंदर जो है अलाइड पावर्स कहती हैं कि हम जो टर्की के अंडर जो इलाका था जिनमें कुर्द्स आते हैं, कुर्दिस्तान बना देंगे, टर्की से वो इलाका लेके खिलाफत उस्मानिया टूट जाती है और उसकी जो गवर्नमेंट जो खलीफा होते हैं उनको मुल्क बदर कर दिया जाता है और उनकी सारी जायदाद को कब्जे में ले लिया जाता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर होती है वो ये होती है कि आपका जो सऊदी अरेबिया है वो उधर से लेके आले सऊद को दे दिया जाता है। अब टर्की जो आज का टर्की है सिर्फ इसको इस हद तक महदूद कर दिया जाता है, और फिर बेल्फोर डिक्लेरेशन भी होती है, वो बात कहीं और चली जाएगी। तो आज हमारा एक ये टॉपिक है तो इसके ऊपर ही हमें रहना पड़ेगा। ट्रीटी ऑफ सेवरेज में कुर्दिस्तान का इशू चल पड़ता है जो टर्की को मंजूर नहीं होता, तो वो दोबारा ग्रीस के ऊपर चढ़ाई कर देता है, ग्रीस फिर इटली के ऊपर चढ़ाई कर देता है। तो वो जो अलाइड पावर्स है वो कहती हैं कि सोचती हैं कि अगर इसने इसी तरह दोबारा अपसर्ज स्टार्ट कर दिया तो हो सकता है दोबारा से खिलाफत जो है दोबारा नाफिज हो जाए यहाँ पर। तो इसलिए वो उसको ट्रीटी ऑफ सेवरेज को खत्म करके ट्रीटी ऑफ लोज़ैन करती हैं 1923 के अंदर। उस ट्रीटी के अंदर क्या होता है कि वो 2-3-4 जो मोटी मोटी शराइत हैं वो ये हैं कि आप अपना ऑयल एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते 100 सालों के लिए। दूसरी चीज़ ये कि आपकी जो बॉस्फोरस की जो स्ट्रेट है वो इंटरनेशनलाइज हम कर देंगे, उसके ऊपर आप किसी किस्म का टैक्स वसूल नहीं कर पाएंगे और 100 सालों तक आपको इस माहदे के ऊपर अमल दरामद करना पड़ेगा। तो मतलब 100 सालों के लिए खिलाफत उस्मानिया जो टर्की था उसके हाथ बांध दिए गए। तो ये तो था इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब हम देखते हैं कि राइट आफ्टर 200 ईयर्स, अब तकरीबन 100 साल होने को हैं, अब टर्की का दोबारा हमें राइज नजर आ रहा है। क्या अब दोबारा ही सल्तनत उस्मानिया बन जाएगी या नहीं बनेगी, और इसके क्या आगे इसके पास अपॉर्चुनिटीज है वो उनके ऊपर बात करते हैं। ये तो है जनाब आपका बॉस्फोरस स्टेट का बॉस्फोरस स्टेट का ये मैंने मैप यहाँ पे ड्रॉ किया है कि ये आपकी बॉस्फोरस स्टेट है। ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से ट्रेड होती है, जो सी ऑफ मार्मरा से ट्रेड होती है, जो भी शिप्स आती हैं वो ब्लैक सी या ऊपर जो जॉर्जिया यूक्रेन वगैरह ममालिक हैं, ये देखिए आपको नीचे नजर आ रहे हैं कि ये यहाँ पे बॉस्फोरस स्टेट है। ये बुल्गारिया वगैरह और रोमानिया वगैरह ने अगर कोई ट्रेड करनी है तो इसी स्टेट से होकर गुजरेंगे और नीचे मेडिटेरेनियन सी में आएंगे। अगर यहाँ से रशिया ने कोई करनी है ट्रेड वो भी यहाँ से आएगी, ऊपर जो यूक्रेन है उसने अगर करनी है तो वो भी यहाँ से आएगी। तो ये इतनी बड़ी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट स्टेट है कि आपके तकरीबन सारे यूरोप ने और आपके जो ईस्टर्न यूरोप है, जिसके उसके बाद जो एशियन कुछ कंट्रीज आती हैं जिसमें काजाकिस्तान आता है, अगर उसने अपनी ऑयल एक्सपोर्ट्स करनी है तो वो भी इसी स्टेट को यूज करेगा। तो ये स्टेट अगर इंटरनेशनलाइज कर दी जाए तो मतलब टर्की के जो एक उसका एसेट था उससे उसको वो कर दिया गया, उससे उनसे छीन लिया गया।
तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। और अगर अब इसको 100 सालों बाद जब ये उसको दोबारा मिल जाएगी, ये इंटरनेशनलाइज खत्म हो जाएगी, तो अब वो उसके एम्बेड के अंदर आ जाएगी और अब उसके ऊपर वो टोल फीस भी ले सकेगा, अपना ऑयल भी एक्सट्रैक्ट कर सकेगा। और मतलब इस तरह आप देखेंगे अभी तो उसको अपने ऑयल रिक्वायरमेंट्स के लिए उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। जब वो अपना तेल बनाना शुरू कर देगा तो उसकी इकोनॉमी को कितना बूम मिलेगा, कितना बूस्ट मिलेगा, उससे आप अच्छी तरह वाकिफ हो सकते हैं। अब ट्रीटी ऑफ लॉज़ैन की बात कर लेते हैं। ये मैंने जिस तरह आपको पहले भी बात की है कि टर्की अपना ऑयल एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा 100 सालों के लिए, उसके बाद इसको बॉस्फोरस स्टेट को इंटरनेशनलाइज कर दिया जाएगा और टर्की को सेकुलराइज कर दिया जाएगा। मतलब जो खिलाफत थी, खिलाफत को खत्म करके अब वो टर्की को एक ऐसा नेशन स्टेट बना दिया गया। तो जो एम्पायर थी वो खत्म हो गई। अब जो इस्लामिक एम्पायर थी अब वहां पे सेकुलराइजेशन हो गई। अब वहां पे इस्लाम से दूरी इख्तियार करना शुरू कर दी। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का यहाँ पे हमें बहुत मेजर रोल नजर आता है। उनका नेगेटिव था या पॉजिटिव रोल था, ये एक और डिबेट है, लेकिन हमें फिलहाल ये देखने की चीज है कि वो सेकुलराइज होना शुरू हो गया टर्की। जो अब एर्दोगान साहब के आने के बाद आप देखेंगे दोबारा हाया सोफिया के इंसिडेंट ले लें या दूसरे उनकी जो वो बड़े आउटस्पोकन हो जाते हैं कभी कभार मुख्तलिफ जो मुस्लिम दुनिया के ममालिक हैं, मुल्कों के जो मसाइल हैं उनके ऊपर, तो अब दोबारा से हम देखते हैं कि उनकी जो एक सेकुलराइजेशन है वो दोबारा इस्लामाइजेशन की तरफ जाना शुरू हो गई है। टर्की की रिसर्जेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि ये किस तरह स्टार्ट हुआ। 2016 से इसको बूम मिलता जी। 2016 में क्या होता है कि वो कहते हैं कि जो फेल्ड कू हुआ वो जो टर्किश प्रेसिडेंट कहते हैं कि फतहुल्लाह गुलन ने किया था। और फतहुल्लाह गुलन किधर बैठा है? ये अमेरिका बैठा है। वो कहते हैं कि इसको आप हमारे हवाले करें क्योंकि इसने जो कू था उसके ऊपर बड़ा इसका एक मेजर रोल था, तो उसने अमेरिका ने उसको असाइलम दिया हुआ है। जब वो जो कू था वो फेल हो गया, अब टर्की को यहाँ से एक उसको कॉन्फिडेंस मिला कि हम जो है जो यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी हम वो जो है नहीं मानेंगे कोई भी बात, उनको हम पे एनफोर्स नहीं करवा सकते, हमारी रिजीम चेंज नहीं कर सकते। दूसरी, अब उसकी इंक्लिनेशन नेचुरली जब वो अमेरिका से हटा तो अब रशिया की तरफ उसकी इंक्लिनेशन दोबारा होना शुरू होगी। उसका एक और फैक्टर सीरियन क्राइसिस भी है। सीरियन क्राइसिस के अंदर आप देखेंगे कि सीरिया की गवर्नमेंट बशार अल असद की गवर्नमेंट उसको ना सिर्फ रशिया सपोर्ट कर रहा है बल्कि कुर्दों को भगाने के लिए जो टर्की है वो भी उसको सपोर्ट कर रहा है। तो अब हमें देखते हैं कि इनकी अलाइनमेंट हमें नजर आ रही है। रशिया जो कि पहले एक मुखालिफ ग्रुप में थे, जो क्योंकि टर्की नेटो ग्रुप में है, नेटो ब्लॉक में है और इसलिए वो रशिया के अगेंस्ट था, लेकिन इस मसले के ऊपर हमें नजर आता है कि जो रशिया की तरफ उसकी अलाइनमेंट है वो हमें नजर आ रही है। अगला कि एक्टिव पार्टिसिपेंट है ये ना सिर्फ सीरियन कॉन्फ्लिक्ट में, आपको पता है कुर्दिस्तान का इशू जो चल रहा है उसने सेफ जोन बनाया एक उसमें, और जो अब लीबिया का कॉन्फ्लिक्ट जो अब बढ़ रहा है, जो उसमें लीबिया जो 50-50% पे वो डिवाइड होकर रह गया, अब हमें नजर आ रहा है कि लीबिया के अंदर भी इसका मेजर रोल है। यहाँ पे उसकी सऊदीया के साथ, और सीरिया में तो थे ही उसके सऊदीया के खिलाफ टसल चल रही थी क्योंकि सीरिया में सऊदीया के कुछ और इंटरेस्ट हैं और टर्की के कुछ और इंटरेस्ट है, और सऊदी अरेबिया के साथ जो इसके मेजर इंटरेस्ट है वो मैं आगे थोड़ी सी बात करूंगा कि वो किस तरह हो रहे हैं। लीबिया के अंदर भी उनके अब जो कन्फ्रंटेशन वो हमें नजर आ रही है। अब 100 सालों बाद क्या होगा कि लिमिटेशंस हट जाएंगी, दोबारा से जो है जो टर्की को एक बूम मिलेगा, अपनी इकोनॉमिक जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको हासिल होगी, अपनी सॉफ्ट पावर प्रोजेक्ट करेगा। हमें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में एर्तुगरुल ड्रामा जो है वो बड़ा चल रहा है, वो अपनी सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन कर रहा है। दोबारा से हमें नजर आ रहा है कि ऑटोमनाइजेशन हो रही है रीजन की, और जितने भी मुस्लिम उसके लाइक माइंडेड स्टेट्स हैं उनके साथ जो है वो अपनी जो खिलाफत उस्मानिया की इक़्तिदार थी वो फैला रहा है, अपनी सॉफ्ट पावर को प्रोजेक्ट कर रहा है अपने। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि अल जजीरा के ऊपर जो है सऊदी अरेबिया का कतर के साथ मामला खराब हुआ, उन्होंने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी, अल जजीरा को बैन कर दिया, ये वो सारा कुछ हो गया। तो उसने क्या किया कि उसको एक टर्की को वैक्यूम नजर आया, तो उसने जाके अपने कतर के साथ हालात को बेहतर कर लिया। कतर को उसने क्योंकि कतर एक बहुत छोटा सा मुल्क है, एग्रेरियन कंट्री नहीं है, ऑयल एक्सपोर्ट के ऊपर उसकी मईशत करती है, मुनसर है, तो वो उसने सारे जो खाने पीने के सामान थे उसको प्रोवाइड किया और मुख्तलिफ जो उसकी ज़रूरियात हैं उसको प्रोवाइड की, और उसको मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड की अगेंस्ट द जो उसका पोटेंशियल थ्रेट था फ्रॉम यूएई और सऊदी अरेबिया से। तो वो हमें नजर आता है कि जहां जहां पे उसको सऊदीया के खिलाफ स्पेस मिलती है वो टर्की उसको फिल करने की कोशिश कर रहा है। ऑटोमनाइजेशन की अभी मैंने बात की है कि अपनी जो रवायात थी, इक़्तिदार थी, वो दुनिया तक फैला रहा है। अगली चीज इसमें अब हम इम्प्लीकेशंस की बात कर लेते हैं कि इम्प्लीकेशंस क्या हैं। सऊदी अरेबिया
जना अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आई है कि न्यूक्लियर हो रहा है चाइना की मदद से, एक जो आर्टिकल आया था फॉरेन पॉलिसी में और न्यूयॉर्क टाइम्स में, उसमें ये क्या कहा गया था कि जो सऊदी अरेबिया है वो चाइना की मदद से दोबारा वो एक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल करने की तरफ जा रहा है, और वो जो $400 बिलियन की उसकी अमेरिका से वो जो मिलिट्री इक्विपमेंट उसने लेने थे, वो डील वो जो हुई थी उसकी, वो उससे इक्विपमेंट्स लेके चाइना को उसकी डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा है, और इन रिटर्न चाइना उसको न्यूक्लियराइजेशन में मदद कर रहा है। इंटेंसिफिकेशन हमें नजर आएगी सीरियन कॉन्फ्लिक्ट में। नेचुरली अगर दोनों जो पावर्स हैं, रीजनल पावर सऊदी अरेबिया और टर्की, अगर दोनों अगेंस्ट हैं तो जाहिर बात है इनके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके अंदर दोबारा एक शिद्दत हमें नजर आएगी। जीसीसी, अब हमने कल की एक रिपोर्ट है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने उसको रिकग्नाइज कर लिया है। उसकी एक और वजह भी है कि वहां पे उसने जो एनेक्सेशन का उसका वो एक चल रहा था वेस्ट बैंक की एनेक्सेशन का, वो उसने क्या कि हम इसको पेंडिंग कर देंगे। ठीक है, कोल्ड वॉर का हमें रिडक्स नजर आएगा, क्योंकि जब टर्की रशिया की तरफ चला जाएगा, रशिया और चाइना की तरफ, तो ये चाइना और रशिया जो है ये दोनों तो उसके अगेंस्ट हैं यूएसए के, तो हमें नजर आएगा कि जब वो रशिया इस ब्लॉक में चला जाएगा, टर्की इस ब्लॉक में चला जाएगा, तो हमें कोल्ड वॉर का रिडक्स नजर आएगा। और हमें यहाँ पे इनकॉम्पिटेंसी ऑफ ओआईसी भी नजर आएगी। वो किस तरह, तो अगर मेजर एक जो इस्लामिक पावर है वो आपस में लड़ रही है, तो हमें यहाँ पे ओआईसी का फेलियर भी नजर आएगा। तो ये तो थी उसकी इंप्लीकेशंस। अब टर्की की रिसर्जेंस का पाकिस्तान के ऊपर क्या असर हो रहा है? देखें, पाकिस्तान को बैलेंसिंग में बड़ी दुश्वारी महसूस हो रही है। अभी जो सऊदीया के साथ हमारे जो स्ट्रेंड हुए हैं रिलेशंस जो हैं, वो जो नीचे ये इसको मैं इसके साथ कनेक्ट करूंगा, इसके जो रिलेशन स्ट्रेंड हुए हैं उसकी वजह, एक मेन वजह एर्तुगरुल ड्रामा भी है। अब देखें आप किस बेस के ऊपर हमारे जो स्टेट लेवल पे हमारे उनके साथ वो मसले मसाइल खराब हो रहे हैं। ठीक है, और जहाँ पे शाह मोहम्मद कुरैशी की वो जो आई हुई कि अब वी विल गो विद और विदाउट सऊदी अरेबिया कश्मीर इशू के ऊपर उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दी है, और एक वो और ब्लॉग बनाने की उन्होंने कहा था कि हम अगर ओआईसी के बिल्कुल पैरेलल एक और ब्लॉग बनाएंगे, तो वो भी हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे हमें बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों हमारे मुस्लिम ब्रदर कंट्रीज हैं। मिलिट्री टू मिलिट्री कॉपरेशन टर्की के साथ पाकिस्तान की हो रहे हैं। आप पीएफ की और जो टर्किश एयरफोर्स है उसकी आपस में जो है कोलैबोरेशन देखते हैं। F-16 आ रहे होते हैं हमारी, वो जो यौम तकबीर होता है या जो दूसरी पाकिस्तान डे परेड होती है उसके ऊपर आपको टर्की की नजर आते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो रही हैं दोनों की, तो ये कॉपरेशन बढ़ है। कल्चरल एक्सचेंजेस में ड्रामे आ जाते हैं, जो टर्किश ड्रामे पाकिस्तान में लग रहे हैं, और सॉफ्ट पावर जो अपनी प्रोजेक्ट कर रहा है, और जो सऊदीया के साथ स्ट्रेंड रिलेशंस है वो भी इसी सिनेरियो में हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि सऊदीया ऑटोमन एम्पायर से निकला था, और दोबारा जब ऑटोमनाइजेशन हो रही है तो सऊदीया कभी भी नहीं चाहेगा कि दोबारा से उसका रिवाइवल नजर आए उसको, क्योंकि सऊदीया पहले पार्ट था टर्की का। तो ये तो था जी आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के मजीद टॉपिक्स हम बताते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।